नाम विक्रम हथिरमानी है। मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूं और यह कहानी उस रात की है जब मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1988 की गर्मियों की बात है, जब मैं लंदन के एक छोटे से कार्यालय में अपनी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश कर रहा था। मेरी उम्र उस समय केवल 27 वर्ष थी और मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे पिता, जो भारत के एक छोटे से शहर में एक साधारण व्यापारी थे, ने मुझे इंग्लैंड भेजा था ताकि मैं अपनी शिक्षा पूरी कर सकूं और एक सम्मानजनक पेशा अपना सकूं। लेकिन लंदन जैसे विशाल शहर में, जहां हर कोने पर अवसर और चुनौतियां दोनों छिपी थीं, मेरा व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं था। मेरा कार्यालय पैडिंगटन स्टेशन के पास एक पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर था। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मेज, दो कुर्सियां और कुछ किताबें थीं। मेरे पास कोई बड़ा अनुबंध नहीं था और मेरे ग्राहक ज्यादातर छोटे मोटे व्यापारी या स्थानीय कारखाने के मालिक थे, जो अपनी मशीनों की मरम्मत या छोटे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स के लिए मुझसे सलाह लेने आते थे। मेरी आय इतनी कम थी कि मैं मुश्किल से अपने किराए और रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर पाता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मेरे मन में एक आशा थी कि एक दिन कोई बड़ा अवसर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। उस रात मैं अपने कार्यालय में देर तक रुका हुआ था। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और बाहर सड़क पर घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी। मैं कुछ पुराने डिजाइनों पर काम कर रहा था जब अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। मैं चौंक गया। इतनी रात गए कोई मेरे कार्यालय में क्यों आएगा? मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 9 बज चुके थे। कौन है? मैंने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। क्या आप मिस्टर विक्रम हथिरमानी हैं, हाइड्रोलिक इंजीनियर? एक गहरी गंभीर आवाज बाहर से आई। हाँ, मैं ही हूं, मैंने जवाब दिया और दरवाजा खोला। सामने एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति खड़ा था। उसकी उम्र शायद 40 के आसपास रही होगी। उसने एक लंबा काला कोट पहना हुआ था जो बारिश में भीग चुका था। उसका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी जो मुझे तुरंत असहज कर गई। उसने अपने हैट को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मेरा नाम कर्नल लाइसेंडर स्टार्क है। मुझे आपके बारे में एक एमसेंडेड। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर दिया। कृपया आइए, बैठिए। वह मेरी मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने अपने कोट की जेब से एक कागज निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। मुझे आपके पेशे के बारे में सुनने को मिला है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक छोटे से मिशन पर चलें। यह एक गोपनीय और अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। मैंने कागज लिया और उस पर नजर डाली। यह एक मशीन का रेखा चित्र था जो किसी हाइड्रोलिक प्रेस का हिस्सा लग रहा था, लेकिन उसका डिजाइन कुछ असामान्य था। यह क्या है? मैंने पूछा। कर्नल स्टार्क ने एक गहरी सांस ली। यह एक विशेष मशीन का हिस्सा है जिसे मैं और मेरे सहयोगी एक निजी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह मशीन खराब हो गई है और हमें तुरंत एक विशेषज्ञ की जरूरत है जो इसे ठीक कर सके। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और इसे ठीक करने में हमारी मदद करें। मैंने रेखा चित्र को और ध्यान से देखा। यह निश्चित रूप से एक जटिल मशीन थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। डिजाइन में कुछ असामान्य विशेषताएं थीं जो किसी सामान्य हाइड्रोलिक प्रेस में नहीं होती। यह मशीन किस लिए है? मैंने पूछा। कर्नल की आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई दी, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गया। यह एक निजी प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने कहा। हम कुछ कीमती धातुओं को प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। मिस्टर हथिरमानी, क्या आप आज रात मेरे साथ चल सकते हैं? मैं आपको अच्छी रकम दूंगा। आज रात? मैंने आश्चर्य से पूछा। यह बहुत जल्दबाजी की बात है। मुझे पता है, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब एक हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको 50 पाउंड दूंगा, और अगर आप काम जल्दी और अच्छे से करेंगे तो और भी। 50 पाउंड! यह मेरे कई महीनों के किराए के बराबर था। मेरे मन में लालच और संदेह दोनों एक साथ उभरे। इतनी बड़ी रकम के लिए इतनी जल्दबाजी में कोई क्यों होगा? लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं इस प्रस्ताव को ठुकराने की स्थिति में नहीं था। कहां जाना होगा? मैंने पूछा। रेलिंग के पास, बर्कशायर में, उसने जवाब दिया। हम रात की आखिरी ट्रेन से जा सकते हैं। मैंने पहले ही टिकट का इंतजाम कर लिया है। मैंने एक पल के लिए सोचा, कुछ तो गड़बड़ थी। कर्नल की जल्दबाजी, उसकी बेचैनी और उस मशीन का असामान्य डिजाइन
सब कुछ मुझे चेतावनी दे रहा था, लेकिन 50 पाउंड की चमक ने मेरे संदेह को दबा दिया। ठीक है, मैंने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। कर्नल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें गर्मी नहीं थी। बहुत अच्छे, हमें तुरंत निकलना होगा। ट्रेन 10 बजे की है। मैंने अपने जरूरी औजार और कागजात एक छोटे से बैग में डाले और कर्नल के साथ बाहर निकल गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी और सड़कें गीली और सुनसान थीं। हमने एक हैंडसम कैब ली और पैडिंगटन स्टेशन की ओर बढ़ चले। रास्ते में कर्नल चुप रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसका चेहरा अंधेरे में और भी रहस्यमय लग रहा था। स्टेशन पर पहुंचकर हमने रात की आखिरी ट्रेन पकड़ी। डिब्बे में हम अकेले थे। कर्नल ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और मुझे थमाया। यह आपकी अग्रिम राशि है, उसने कहा। मैंने पैकेट खोला। उसमें 10 पाउंड के नोट थे। ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने आश्चर्य से कहा। आपके काम का महत्व भी बहुत ज्यादा है, उसने जवाब दिया और फिर खामोश हो गया। ट्रेन की सीटी बजी और हम रेलिंग की ओर बढ़ चले। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। यह मशीन क्या थी? कर्नल इतना गोपनीय क्यों था? और सबसे बड़ा सवाल, मैं इस अनजान यात्रा पर क्यों जा रहा था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की गति के साथ मेरी जिंदगी भी एक अनजान दिशा में बढ़ रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर का अंधेरा मुझे घूर रहा था, जैसे कोई अनजान रहस्य मेरी ओर देख रहा हो। रात की ठंडी हवा खिड़की के छोटे से झरोखे से अंदर आ रही थी और मेरे साथ बैठे कर्नल लाइसेंडर स्टार्क की खामोशी उस ठंड को और गहरा रही थी। मैंने अपने बैग को और कसकर पकड़ा, जिसमें मेरे औजार और कुछ जरूरी कागजात थे। मेरे मन में सवालों का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। यह मशीन, जिसके बारे में कर्नल ने इतनी रहस्यमयी बातें की थीं, आखिर थी क्या? और वह इतनी जल्दबाजी में मुझे रेलिंग क्यों ले जा रहा था? मैंने कर्नल की ओर देखा। वह खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। उसका लंबा काला कोट अब भी गीला था और बारिश की बूंदें उसकी टोपी पर चमक रही थीं। उसकी आंखें, जो पहले मुझे असहज कर चुकी थीं, अब बाहर के अंधेरे में खोई हुई थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। कर्नल, क्या आप मुझे इस मशीन के बारे में और बता सकते हैं? मैंने पूछा, अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए। मैं समझना चाहता हूं कि मुझे किस तरह के काम की उम्मीद करनी चाहिए। वह धीरे से मेरी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक फिर से दिखाई दी। मिस्टर हथिरमानी, उसने गहरी आवाज में कहा, आप एक इंजीनियर हैं। आपका काम मशीन को देखना और उसे ठीक करना है। बाकी बातें आपके लिए जरूरी नहीं हैं। उसके लहजे में एक ऐसी कठोरता थी जिसने मेरे सवाल को वहीं दबा दिया। लेकिन मेरे मन का संदेह और गहरा हो गया। अगर यह काम इतना ही सामान्य था, तो इतनी गोपनीयता क्यों? मैंने फिर भी एक और कोशिश की, लेकिन अगर मुझे मशीन के उद्देश्य का पता होगा, तो शायद मैं उसे बेहतर ढंग से ठीक कर सकूं। कर्नल ने एक ठंडी मुस्कान दी। आप बहुत उत्सुक हैं मिस्टर हथिरमानी। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में कम जानना आपके लिए बेहतर होगा। बस इतना समझ लीजिए कि यह एक नाजुक प्रोजेक्ट है और हमारी गोपनीयता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उसके शब्दों में एक छिपी हुई धमकी थी, या शायद यह मेरे मन का वहम था। मैंने और सवाल करने का इरादा छोड़ दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन की गति तेज थी और बाहर के दृश्य धुंधले होकर गुजर रहे थे। कभी कभी किसी स्टेशन का मध्यम प्रकाश दिखाई देता, लेकिन जल्दी ही वह अंधेरे में गायब हो जाता। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने अपने पिता की बातें याद की, जो मुझे भारत से विदेश भेजते समय कहा करते थे, विक्रम, दुनिया में हर अवसर के पीछे एक जोखिम छिपा होता है, सावधान रहना। रेलिंग स्टेशन पर ट्रेन रुकी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन सुनसान था और प्लेटफॉर्म पर केवल एक लालटेन की मध्यम रोशनी थी। कर्नल ने जल्दी से अपने कोट को ठीक किया और मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे चलूं। हम स्टेशन से बाहर निकले, जहां एक घोड़ा गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाला एक मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने बिना कुछ बोले हमें गाड़ी में बैठने का इशारा किया। कहां जा रहे हैं? मैंने कर्नल से पूछा, जैसे ही गाड़ी चलने लगी। एक पुराने मकान में, जो शहर से कुछ मील बाहर है, उसने जवाब दिया। वहां शांति है और हमारा काम बिना किसी बाधा के हो सकता है। गाड़ी की लकड़ी की सीटें ठंडी थीं और हर बार जब गाड़ी किसी गड्ढे से गुजरती, मेरा बैग मेरे घुटनों पर उछलता। रास्ता उबड़ खाबड़ था
और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। केवल गाड़ी वाले की लालटेन की रोशनी रास्ते को हल्का सा उजागर कर रही थी। मैंने कर्नल की ओर देखा, जो अब भी खामोश था। उसका चेहरा अब पूरी तरह से अंधेरे में था और मैं केवल उसकी सांसों की हल्की आवाज सुन सकता था। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। मैंने बाहर देखा। सामने एक बड़ा पुराना मकान था, जिसकी दीवारें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। मकान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई भूत या नाच हो रहा हो। मकान की खिड़कियों में से केवल एक में मध्यम रोशनी दिख रही थी। यही जगह है, कर्नल ने कहा और गाड़ी से उतर गया। मैं भी उसके पीछे उतरा। गाड़ी वाला बिना एक शब्द बोले गाड़ी को मोड़कर वापस चला गया। मैंने अपने आसपास देखा। चारों ओर सन्नाटा था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कर्नल ने मकान का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे धातु और तेल का मिश्रण। मकान का अंदरूनी हिस्सा उतना ही पुराना और रहस्यमय था जितना बाहर से दिखता था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और सीढ़ियां चरमरा रही थीं। कर्नल मुझे एक लंबे गलियारे से होते हुए एक कमरे की ओर ले गया। कमरे में एक और व्यक्ति खड़ा था। वह एक छोटे कद का मोटा आदमी था, जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे। उसने मुझे देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मिस्टर हथिरमानी, मैं मानता हूं, उसने कहा। मैं मिस्टर फर्ग्यूसन हूं, कर्नल का सहयोगी। मैंने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया, लेकिन मेरे मन में बेचैनी और बढ़ गई। फर्ग्यूसन की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे नकली लगा। मशीन कहाँ है? मैंने पूछा, यह सोचकर कि शायद काम शुरू करने से मेरी बेचैनी कम होगी। नीचे तहखाने में, कर्नल ने जवाब दिया। लेकिन पहले कुछ औपचारिकताएं। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। यह एक गोपनीयता समझौता है, आपको इसे हस्ताक्षर करना होगा। मैंने कागज लिया और पढ़ने लगा। यह एक साधारण दस्तावेज था, जिसमें लिखा था कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठा, इतनी गोपनीयता क्यों? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन मेरे मन का संदेह अब और गहरा हो गया था। अब चलिए, कर्नल ने कहा और एक लालटेन उठाकर मुझे एक अंधेरे गलियारे की ओर ले गया। हम एक तंग घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरे। हवा में वह अजीब गंध और तेज हो गई थी। सीढ़ियों के अंत में एक भारी लोहे का दरवाजा था। कर्नल ने उसे खोला और हम एक बड़े तहखाने में दाखिल हुए। वहां कमरे के बीच में एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस खड़ा था। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी। इसका आकार और डिजाइन असामान्य था और इसके चारों ओर धातु की चमक थी। मैंने मशीन को ध्यान से देखा। कुछ तो गड़बड़ थी। यह मशीन किसी सामान्य औद्योगिक काम के लिए नहीं बनी थी। यह क्या बनाती है? मैंने बिना सोचे पूछ लिया। कर्नल और फर्ग्यूसन ने एक दूसरे की ओर देखा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कर्नल ने कहा, यह कीमती धातुओं को आकार देने के लिए है। अब कृपया इसे देखें और बताएं कि क्या गलत है। मैंने अपनी बेचैनी को दबाया और मशीन की जांच शुरू की, लेकिन मेरे मन में एक आवाज बार बार चेतावनी दे रही थी, विक्रम, सावधान रहो, यह कोई साधारण काम नहीं है। तहखाने की ठंडी नम हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और वह अजीब सी गंध धातु और तेल का मिश्रण अब और तेज हो गई थी। लोहे के भारी दरवाजे के पीछे विशाल हाइड्रोलिक प्रेस मेरे सामने खड़ा था, जैसे कोई मूक राक्षस जो अपनी कहानी छिपाए हुए था। कर्नल लाइसेंडर स्टार्क और मिस्टर फर्ग्यूसन मेरे पीछे खड़े थे। उनकी नजरें मेरी हर हरकत पर टिकी हुई थीं। उनकी खामोशी और वे तहखाना जो मकान के सबसे गहरे हिस्से में था, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। मैंने अपने बैग से औजार निकाले और मशीन की जांच शुरू की, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, यह मशीन वास्तव में क्या करती है? मशीन का ढांचा विशाल था, कम से कम 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा। इसका मुख्य हिस्सा एक भारी लोहे का प्रेस था, जिसके नीचे एक मोटी धातु की प्लेट थी। प्लेट के किनारे पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कि कोई चीज बार बार दबाई गई हो। मैंने अपने औजारों से मशीन के हाइड्रोलिक सिलेंडर को खोलना शुरू किया। कर्नल ने कहा था कि मशीन खराब हो गई है, लेकिन मुझे अभी तक कोई स्पष्ट खराबी नहीं दिख रही थी। क्या आप कुछ समझ पाए, मिस्टर हथिरमानी?
फर्ग्यूसन ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी जो मुझे और सतर्क कर गई। अभी तो मैंने जांच शुरू की है, मैंने जवाब दिया, अपनी नजरें मशीन पर टिकाए हुए। लेकिन यह डिजाइन, यह कुछ असामान्य है। यह किसी सामान्य औद्योगिक काम के लिए नहीं लगती। कर्नल ने तुरंत मेरी बात काट दी। हमने आपको पहले ही बता दिया, यह कीमती धातुओं को आकार देने के लिए है। आपका काम केवल इसे ठीक करना है, न कि इसके उद्देश्य पर सवाल उठाना। उसके लहजे में फिर वही कठोरता थी जो मुझे पहले भी असहज कर चुकी थी। मैंने बिना कुछ बोले अपनी जांच जारी रखी। मशीन के सिलेंडर में दबाव की कमी थी, यह स्पष्ट था। शायद पाइप में रिसाव था या पिस्टन में कोई खराबी थी। मैंने अपने स्क्रू ड्राइवर से एक पैनल खोला और अंदर झांका। वहां हाइड्रोलिक तेल की एक पतली धारा रिस रही थी। यहां रिसाव है, मैंने कहा, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। मुझे इसे ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए। कितना समय? कर्नल ने तुरंत पूछा। उसकी बेचैनी अब साफ दिख रही थी। शायद 1 या 2 घंटे, मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे कुछ और औजारों की जरूरत होगी। क्या यहां कोई टूलकिट है? फर्ग्यूसन ने कर्नल की ओर देखा और कर्नल ने सिर हिलाया। वहां कोने में एक बॉक्स है, फर्ग्यूसन ने कहा, एक अंधेरे कोने की ओर इशारा करते हुए। मैंने लालटेन उठाई और उस दिशा में गया। कोने में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था जिसमें कुछ जंग लगे औजार पड़े थे। लेकिन जैसे ही मैंने बॉक्स को खोला, मेरी नजर उसकी तलहटी पर पड़ी। वहां धूल और जंग के बीच कुछ चमक रहा था। मैंने उसे उठाया। यह एक छोटा छपटा धातु का टुकड़ा था जिस पर कुछ निशान उकेरे हुए थे। यह किसी सिक्के जैसा लग रहा था, लेकिन उसका आकार और वजन सामान्य नहीं था। मेरे मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। यह क्या था? मैंने जल्दी से उस टुकड़े को अपनी जेब में डाला और औजार लेकर मशीन की ओर वापस गया। कर्नल और फर्ग्यूसन मुझे घूर रहे थे, जैसे कि मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। क्या मिला? कर्नल ने पूछा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। बस कुछ पुराने औजार, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह धातु का टुकड़ा मेरे मन में सवालों का तूफान उठा रहा था। क्या यह मशीन वाकई सिक्के बना रही थी? और अगर हां, तो क्या यह कोई अवैध काम था? मैंने मशीन की मरम्मत शुरू की। रिसाव को ठीक करने के लिए मुझे पाइप को कसना था और कुछ सील को बदलना था। लेकिन जैसे जैसे मैं काम कर रहा था, मेरे आसपास की चीजें और अजीब होती जा रही थीं। तहखाने की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कि कोई भारी चीज बार बार खींची गई हो। और फर्श पर मशीन के पास कुछ गहरे रंग के धब्बे थे जो शायद तेल के थे या शायद कुछ और। मैंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन कर्नल और फर्ग्यूसन की मौजूदगी मुझे और असहज कर रही थी। वे दोनों मेरे पीछे खड़े थे और मुझे लग रहा था कि उनकी नजरें मेरी पीठ में चुभ रही हैं। एक बार जब मैंने मशीन के नीचे झुककर एक बोल्ट कसने की कोशिश की, मुझे लगा कि फर्ग्यूसन ने कर्नल से कुछ फुसफुसाया। मैंने उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन केवल कुछ अस्पष्ट शब्द ही सुनाई दिए। वह बहुत जानता है और सावधान रहना होगा। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। क्या वे मेरे बारे में बात कर रहे थे? मैंने अपने डर को दबाया और काम जारी रखा। लेकिन अब मेरे मन में यह साफ हो गया था कि मैं किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। मेरे पिता की बातें फिर से मेरे कानों में गूंजी। विक्रम, सावधान रहना। लगभग 1 घंटे बाद मैंने रिसाव को ठीक कर लिया। मशीन अब सामान्य दबाव पर काम कर रही थी। मैंने पीछे हटकर अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की। यह हो गया, मैंने कहा। मशीन अब ठीक है। कर्नल ने मशीन की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। बहुत अच्छे, मिस्टर हथिरमानी। अब हमें इसका परीक्षण करना होगा। परीक्षण? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्या आप इसे अभी चलाना चाहते हैं? हाँ, फर्ग्यूसन ने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्साह था। हमें यह देखना होगा कि यह ठीक काम कर रही है या नहीं। मैंने मशीन को शुरू करने के लिए लीवर खींचा। मशीन ने एक गहरी, भारी आवाज के साथ काम शुरू किया। प्रेस की प्लेट धीरे धीरे नीचे आई और फिर ऊपर गई। लेकिन जैसे ही यह हुआ, मुझे कुछ और दिखाई दिया। मशीन के नीचे, जहां प्रेस की प्लेट दबती थी, कुछ चमक रहा था। मैंने ध्यान से देखा। वहां और धातु के टुकड़े थे, वैसे ही जैसे मैंने बॉक्स में देखा था। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई।
ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, ये सिक्के बना रही थी, शायद नकली सिक्के। मैंने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और कर्नल की ओर देखा। उसकी आंखें अब मुझ पर टिकी थीं और उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। क्या बात है मिस्टर हथिरमानी? उसने पूछा। उसकी आवाज अब खतरनाक रूप से नरम थी। कुछ नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा। मशीन ठीक काम कर रही है। लेकिन मेरे मन में अब कोई शक नहीं था। मैं एक जाल में फंस चुका था और जैसे ही मैंने मशीन को बंद करने के लिए लीवर की ओर हाथ बढ़ाया, कर्नल ने मेरा कलाई पकड़ ली। रुकिए, उसने कहा, हमें आपसे कुछ और बात करनी है। उसके शब्दों में जो ठंडक थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं समझ गया था कि यह रात मेरे लिए आसान नहीं होने वाली थी। कर्नल लायसेंडर स्टार्क की पकड़ मेरी कलाई पर इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। तहखाने की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा अब किसी शिकारी जैसा लग रहा था, जो अपने शिकार को घूर रहा हो। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि यह तहखाने की दीवारों से टकरा रही थी। मिस्टर फर्ग्यूसन मेरे पीछे खड़ा था और उसकी खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। क्या बात है कर्नल? मैंने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए पूछा, हालांकि मेरे अंदर डर का एक समंदर उमड़ रहा था। मैंने मशीन ठीक कर दी है। क्या और कुछ करना है? कर्नल ने मेरी कलाई छोड़ दी, लेकिन उसकी नजरें मुझसे हटी नहीं। आप बहुत जल्दी काम पूरा करते हैं मिस्टर हथिरमानी, उसने कहा। उसकी आवाज अब खतरनाक रूप से नरम थी। लेकिन मुझे लगता है कि आपने कुछ ऐसा देख लिया है जो आपको नहीं देखना चाहिए था। मेरे मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या वे उस धातु के टुकड़े के बारे में बात कर रहे थे जो मैंने अपनी जेब में डाला था? मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव न आने देने की कोशिश की। मैं नहीं समझा, मैंने कहा। मैंने केवल मशीन की जांच की और उसे ठीक किया। फर्ग्यूसन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी ठंडी मुस्कान अब और भी भयावह लग रही थी। हमें बेवकूफ मत बनाइए मिस्टर हथिरमानी। हमने आपको उस बॉक्स के पास देखा। आपने कुछ उठाया, है ना? मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। मेरी जेब में वह धातु का टुकड़ा अब किसी भारी बोझ की तरह लग रहा था। मैंने अपने मन को तेजी से दोहराया। क्या मैं झूठ बोल दूं या सच कहकर देखूं कि क्या होता है? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, कर्नल ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया। हमें आप पर भरोसा था, उसने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन लगता है कि आप हमारी गोपनीयता का सम्मान नहीं कर सकते। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी पीठ मशीन के ठंडे लोहे से टकरा गई। देखिए कर्नल, मैंने हकलाते हुए कहा, मैं केवल एक इंजीनियर हूं। मैंने आपका काम किया, अब मुझे जाने दीजिए। कर्नल ने फर्ग्यूसन की ओर देखा और दोनों के बीच एक मूक समझौता हुआ। फर्ग्यूसन ने तहखाने के कोने में रखी एक लकड़ी की मेज की ओर इशारा किया। उसके औजार और बैग की जांच करो, कर्नल ने आदेश दिया। मेरे मन में एक ठंडा डर समा गया। अगर उन्होंने मेरी जेब में वह धातु का टुकड़ा ढूंढ लिया तो मैं क्या करूंगा? मैंने जल्दी से अपने दिमाग में एक योजना बनाई। ठीक है, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन पहले मुझे मशीन का एक आखिरी परीक्षण करना चाहिए। आपने कहा था कि आप इसे चलाना चाहते हैं। कर्नल ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। मैंने मशीन की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन मेरा इरादा मशीन चलाने का नहीं था। मुझे समय चाहिए था, समय सोचने के लिए, समय भागने की योजना बनाने के लिए। मैंने लीवर को धीरे से छुआ, लेकिन मेरा ध्यान तहखाने के चारों ओर था। लोहे का दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे अब बंद था। क्या वह ताला लगा था? और दीवारों पर वे अजीब निशान, क्या वे किसी गुप्त रास्ते की ओर इशारा करते थे? जैसे ही मैंने मशीन का लीवर खींचा, वह फिर से उस गहरी, भारी आवाज के साथ शुरू हुई। प्रेस की प्लेट धीरे धीरे नीचे आई और मैंने जानबूझकर अपने हाथ को उसकी गति के रास्ते में रखा। यह एक खतरनाक दांव था, लेकिन मुझे कुछ करना था। मैंने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रेस की प्लेट के नीचे रखा और जैसे ही वह नीचे आई, मैंने एक तेज चीख निकाली। दर्द असहनीय था। मेरे अंगूठे से खून बहने लगा और मैं फर्श पर गिर पड़ा। कर्नल और फर्ग्यूसन चौंक गए और एक पल के लिए उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं। ये क्या किया तुमने? कर्नल चिल्लाया और वह मेरी ओर झपटा।
लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाया। दर्द के बावजूद मैंने अपने बाएं हाथ से मशीन के पास रखा एक भारी रिंच उठाया और उसे कर्नल की ओर जोर से फेंका। वह रिंच उसके कंधे से टकराया और वह पीछे हट गया। मैंने अपने घायल हाथ को अपने कोट से दबाया और लोहे के दरवाजे की ओर भागा। रुक जाओ! फर्ग्यूसन चिल्लाया और मैंने सुना कि वह मेरे पीछे दौड़ रहा था। लेकिन मेरे अंदर का डर अब एक अजीब सी ताकत में बदल चुका था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। शुक्र था वह ताला नहीं था। मैं सीढ़ियों की ओर भागा। मेरा खून फर्श पर टपक रहा था। सीढ़ियां चरमराईं और मैंने पीछे मुड़कर देखा। फर्ग्यूसन मेरे पीछे था और उसकी आंखों में एक जंगली क्रोध था। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर के गलियारे में पहुंचा। मकान का वह हिस्सा अब और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर टंगे चित्र मुझे घूर रहे थे और हवा में वह धातु की गंध अब भी थी। मैंने मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे कर्नल की आवाज सुनाई दी। उसे मत जाने दो! वह चिल्ला रहा था। मैंने गलियारे के अंत में एक छोटी सी खिड़की देखी। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने अपने घायल हाथ के दर्द को नजरअंदाज किया और खिड़की की ओर भागा। खिड़की छोटी थी, लेकिन मैं किसी तरह उसमें से निकलने में कामयाब रहा। बाहर ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी और मैंने देखा कि मैं मकान के पीछे एक बगीचे में था। मेरे अंगूठे से खून अब भी बह रहा था और मेरा सिर चक्कर खा रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने बगीचे के पैरों के बीच दौड़ना शुरू किया, यह नहीं जानते हुए कि मैं कहां जा रहा था। तभी मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मकान की एक खिड़की से धुआं निकल रहा था और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। क्या मशीन में आग लग गई थी या यह कोई और चीज थी? मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जंगल की ओर भागा। मेरे पीछे कर्नल और फर्ग्यूसन की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं। लेकिन मेरा घायल अंगूठा अब मेरे लिए एक भारी बोझ बन चुका था। मैंने अपने कोट को और कसकर लपेटा और दौड़ता रहा, ये जानते हुए कि अगर मैं रुका तो शायद मैं इस रात को जीवित न बचा पाऊं। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। मेरा दाहिना अंगूठा, जो हाइड्रोलिक प्रेस की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो चुका था, अब असहनीय दर्द दे रहा था। मैंने अपने कोट को और कसकर लपेटा, लेकिन खून मेरे कपड़ों से रिसकर जमीन पर टपक रहा था। मेरे पीछे उस भयावह मकान की खिड़की से निकलता धुआं अब भी मेरे दिमाग में था और कर्नल लायसेंडर स्टार्क और मिस्टर फर्ग्यूसन की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं जंगल के घने पैरों के बीच भाग रहा था, ये नहीं जानते हुए कि मैं कहां जा रहा था। लेकिन एक ही विचार मेरे मन में था, मुझे रुकना नहीं था, वरना मैं इस रात को जीवित न बचा पाऊंगा। मेरे पैर कांटों और पत्थरों से बार बार टकरा रहे थे। जंगल का अंधेरा इतना घना था कि मैं मुश्किल से अपने सामने का रास्ता देख पा रहा था। चांद की मध्यम रोशनी कभी कभी पैरों की शाखाओं के बीच से झांकती, लेकिन वह इतनी कम थी कि मेरी मदद न कर सकी। मेरे सिर में चक्कर आ रहे थे और मेरा शरीर थकान और दर्द से चूर हो चुका था। लेकिन मेरे मन में मेरे पिता की बातें बार बार गूंज रही थीं। विक्रम, साहस मत छोड़ना। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, रास्ता हमेशा मिलता है। मैंने एक पैर के तने के सहारे रुककर सांस लेने की कोशिश की। मेरा घायल अंगूठा अब सूज चुका था और खून का बहना कम नहीं हो रहा था। मैंने अपने कोट की आस्तीन को फाड़ा और उसे अपने अंगूठे के चारों ओर लपेट लिया। यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वह धातु का टुकड़ा जो मैंने तहखाने में पाया था, अब भी वहां था। यह मेरे लिए एक सबूत था, लेकिन साथ ही एक खतरा भी। अगर कर्नल और फर्ग्यूसन मुझे ढूंढ लेते तो वे इसे मुझसे छीन लेते या शायद कुछ और बुरा करते। मैंने अपने आसपास देखा। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा भयावह था। कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज आई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कर्नल और फर्ग्यूसन मेरे पीछे थे? मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन केवल हवा की सरसराहट और मेरी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया, इस बार और सावधानी से, ताकि मेरे कदमों की आवाज कम हो। कुछ देर बाद मैं एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा। वहां जंगल थोड़ा कम घना था और मैंने देखा कि दूर कहीं एक मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। क्या यह कोई गांव था या कोई और मकान? मेरे मन में एक क्षण के लिए आशा जगी,
लेकिन साथ ही डर भी। अगर यह कर्नल के किसी सहयोगी का ठिकाना था तो मैं फिर से जाल में फंस सकता था। फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा शरीर अब और नहीं सह सकता था। मुझे मदद चाहिए थी, किसी डॉक्टर की, किसी पुलिस वाले की, या कम से कम किसी ऐसे इंसान की जो मुझे इस नरक से निकाल सके। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा। रास्ते में मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने अपने अंगूठे को देखा। आस्तीन का कपड़ा पूरी तरह खून से भीग चुका था। मेरे सिर में चक्कर तेज हो रहे थे और मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। विक्रम, हार मत मान, मैंने खुद से कहा और फिर से उठ खड़ा हुआ। रोशनी अब और नजदीक थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि यह एक छोटा सा फार्म हाउस था। उसकी खिड़कियों से मध्यम पीली रोशनी निकल रही थी और चिमनी से धुआं उठ रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी राहत महसूस हुई। शायद यहां कोई मदद मिल सकती थी। मैंने फार्म हाउस के दरवाजे तक पहुंचने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के भाव थे। उसने मुझे देखा, मेरा खून से सना कोट, मेरा सूजा हुआ अंगूठा और मेरा थका हुआ चेहरा। हे भगवान, उसने कहा, आपके साथ क्या हुआ? कृपया, मुझे मदद चाहिए, मैंने कमजोर आवाज में कहा। मैं घायल हूं। महिला ने मुझे तुरंत अंदर बुलाया। उसने मुझे एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया और मेरे घायल हाथ को देखा। यह बहुत बुरा है, उसने कहा। मुझे पानी और कुछ कपड़ा लाना होगा। वह जल्दी से रसोई की ओर गई और एक कटोरा पानी, कुछ साफ कपड़े और एक छोटी बोतल दवा लेकर लौटी। आपका नाम क्या है? उसने पूछा, मेरे अंगूठे को साफ करते हुए। विक्रम। विक्रम हथिरमानी, मैंने जवाब दिया, दर्द से कराहते हुए। मैं एक इंजीनियर हूं। मैं एक दुर्घटना में फंस गया। वह मेरी बात सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वह मेरे शब्दों की सच्चाई तौल रही हो। आप यहां कैसे पहुंचे? उसने पूछा। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या मैं उसे सच बता सकता था? क्या मैं कर्नल और फर्ग्यूसन के बारे में बता दूं? लेकिन मेरे मन में डर था कि अगर मैंने सच बताया तो शायद यह खबर उन तक पहुंच जाए। मैं रास्ता भटक गया, मैंने कहा। मैं रेलिंग स्टेशन से आ रहा था और जंगल में भटक गया। वह कुछ देर चुप रही, फिर मेरे अंगूठे पर एक साफ पट्टी बांधने लगी। यहां से करीब 1 मील दूर एक डॉक्टर रहते हैं, उसने कहा। मैं सुबह अपने पति को भेजूंगी कि वे उन्हें बुला लाएं, लेकिन अभी आपको आराम करना चाहिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। क्या कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी मेरे पीछे थे? और वह धुआं, क्या मकान में आग लग गई थी या यह कोई और चाल थी? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वह धातु का टुकड़ा अब भी वहां था। यह मेरे पास एकमात्र सबूत था कि मैंने क्या देखा था। महिला ने मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाया, जहां एक साधारण पलंग था। यहां सो जाइए, उसने कहा। सुबह तक आप सुरक्षित रहेंगे। मैंने पलंग पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा अंगूठा दर्द कर रहा था और मेरे मन में सवालों का तूफान चल रहा था। मैंने उस धातु के टुकड़े को निकाला और उसे लालटेन की रोशनी में देखा। यह निश्चित रूप से एक सिक्का था, या कम से कम एक सिक्के की नकल। लेकिन यह कोई सामान्य सिक्का नहीं था। इसके किनारे अनियमित थे और इस पर उकेरे गए निशान किसी अजीब डिजाइन के थे। मैंने इसे वापस अपनी जेब में डाल लिया। मुझे यह सबूत सुरक्षित रखना था, लेकिन सबसे पहले मुझे जीवित रहना था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। जंगल अब भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं दूर से कोई आवाज आई, शायद किसी के कदमों की। मैंने अपने दिल की धड़कन को सुना। क्या वे मुझे ढूंढने आ रहे थे? सुबह की पहली किरणें फार्म हाउस की छोटी खिड़की से कमरे में दाखिल हुईं, लेकिन मेरे लिए यह रोशनी कोई राहत नहीं लाई। मेरा दाहिना अंगूठा, जो रात भर दर्द देता रहा था, अब सूजकर बैंगनी हो चुका था। खून से सनी पट्टी, जो उस दयालु महिला ने बांधी थी, अब सख्त हो गई थी और हर हल्की सी हलचल में दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाती थी। मैं उस साधारण पलंग पर लेटा था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे मन में बार बार वही भयावह दृश्य घूम रहे थे। वह विशाल हाइड्रोलिक प्रेस,
कर्नल लाइसेंडर स्टार्क की ठंडी आंखें और वह धातु का टुकड़ा जो अब भी मेरी जेब में था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। जंगल अब सुबह की धुंध में डूबा था, लेकिन उसका सन्नाटा रात जैसा ही डरावना था। क्या कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी मेरे पीछे थे? क्या वे उस धुएं और चीखों के बाद जीवित बचे थे जो मैंने मकान से भागते वक्त सुनी थी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात निश्चित थी, मुझे जल्दी से यहां से निकलना था। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। मैं चौंक गया और मेरा हाथ अनायास ही मेरी जेब में उस धातु के टुकड़े की ओर चला गया। कौन है? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। दरवाजा खुला और वही महिला अंदर आई जिसने मुझे रात में शरण दी थी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का पुरुष था जिसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। उसके हाथ में एक चमड़े का बैग था जिसे देखकर मैं समझ गया कि वह डॉक्टर था। ये डॉक्टर मॉरिसन हैं, महिला ने कहा। मैंने अपने पति को सुबह सुबह इन्हें बुलाने भेजा था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं था। शुक्रिया, मैंने कहा और धीरे से पलंग पर उठकर बैठ गया। डॉक्टर मॉरिसन ने मेरी ओर देखा और उनकी भौहें मेरे घायल अंगूठे को देखकर सिकुड़ गईं। ये बहुत गंभीर है, उन्होंने कहा और अपने बैग से कुछ औजार और दवाएं निकाली। मुझे इसे तुरंत देखना होगा। वो मेरे पास बैठ गए और मेरे अंगूठे की पट्टी हटाने लगे। मैंने दर्द से कराह उठा, लेकिन उनकी हरकतें सधे हुए थीं। कैसे हुआ यह? उन्होंने पूछा। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या मैं उन्हें सच बता सकता था? अगर मैंने कर्नल और उस मशीन की बात बताई तो क्या वे मुझे विश्वास करेंगे, या इससे मेरी जान को और खतरा हो सकता था? यह एक दुर्घटना थी, मैंने कहा, अपनी नजरें नीचे रखते हुए। मैं एक मशीन पर काम कर रहा था और मेरा हाथ उसमें फंस गया। डॉक्टर ने मेरी ओर संदिग्ध नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने मेरे अंगूठे को साफ किया और एक तेज गंध वाली दवा लगाई। यह बहुत गहरी चोट है, उन्होंने कहा। आपका अंगूठा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। शायद इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होगा। उनके शब्द मेरे लिए किसी झटके की तरह थे। मैंने अपने जीवन को इंजीनियरिंग के आसपास बनाया था। मेरे हाथ मेरे सबसे बड़े औजार थे। अगर मेरा अंगूठा ठीक नहीं हुआ तो मेरा करियर, मेरी आजीविका, सब कुछ खतरे में पड़ सकता था। लेकिन उस पल मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी जान थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहां हुआ? डॉक्टर ने फिर पूछा। उनकी आवाज में अब एक हल्की सी जिज्ञासा थी। यह चोट किसी साधारण मशीन से नहीं लगती। मैंने अपने होंठ काटे। मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मैं अपने पिता की बातें याद कर रहा था। विक्रम, सच हमेशा ताकत देता है, लेकिन उसे सही समय पर बोलना चाहिए। क्या यह सही समय था? मैंने फैसला किया कि अभी आधा सच ही काफी था। यह रेलिंग के पास एक पुराने मकान में हुआ, मैंने कहा। मैं वहां एक हाइड्रोलिक प्रेस ठीक करने गया था। डॉक्टर ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर संदेह अब भी था। उन्होंने मेरे अंगूठे पर एक नई पट्टी बांधी और कहा, आपको आराम करना होगा, और अगर यह चोट किसी अपराध से जुड़ी है तो आपको पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस, यह शब्द मेरे मन में एक नई आशा जगा गया, लेकिन साथ ही डर भी। अगर मैं पुलिस के पास गया तो क्या कर्नल और फर्ग्यूसन को मेरे बारे में पता चल जाएगा? और वह धातु का टुकड़ा, क्या यह उनके अपराध का सबूत था या मेरे लिए और खतरे का कारण बन सकता था? महिला, जिसका नाम मैंने अब तक नहीं पूछा था, मेरे लिए एक गिलास पानी और कुछ रोटी लेकर आई। आपको कुछ खा लेना चाहिए, उसने कहा। आप रात भर भटकते रहे हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला, लेकिन मेरा गला सूखा हुआ था। मैंने पानी पिया और अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। मुझे यहां से निकलना था, लेकिन कहां? रेलिंग स्टेशन वापस जाना खतरनाक हो सकता था। और लंदन, क्या मैं वहां सुरक्षित रहूंगा? मेरे मन में एक नाम कौन था? शर्लक होम्स। मैंने उनके बारे में सुना था, एक जासूस जो असंभव से असंभव रहस्यों को सुलझा देता था। लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूं, और क्या वे मेरी मदद करेंगे? क्या यहां से रेलिंग स्टेशन दूर है? मैंने महिला से पूछा। लगभग 1 मील, उसने जवाब दिया। मेरे पति आपको वहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा मन आराम करने को तैयार नहीं था। मैंने अपनी जेब में फिर से उस धातु के टुकड़े को छुआ। यह अब मेरे लिए एक बोझ और एक उम्मीद दोनों था।
मुझे इसे सुरक्षित रखना था और साथ ही अपनी जान भी। तभी बाहर से एक आवाज आई, किसी घोड़ा गाड़ी की। मैं खिड़की की ओर भागा और बाहर झांका। एक काली गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी थी और उसमें से दो लोग उतरे। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या यह कर्नल और फर्ग्यूसन थे? मैंने ध्यान से देखा, लेकिन धुंध और दूरी की वजह से उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। कौन है? मैंने महिला से पूछा। मेरी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वह भी खिड़की की ओर गई और बाहर देखा। शायद कोई राहगीर, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की सी घबराहट थी। आप यहां छिप जाइए। उसने मुझे कमरे के कोने में एक पुराने अलमारी के पीछे छिपने का इशारा किया। मैंने जल्दी से उसकी बात मानी और अलमारी के पीछे दुबक गया। मेरे अंगूठे का दर्द अब मेरे लिए गौण हो चुका था। मेरी जान दांव पर थी। मैंने अपनी सांसों को रोक लिया और बाहर की आवाजों को सुनने की कोशिश की। दरवाजे पर दस्तक हुई और महिला ने दरवाजा खोला। मैंने सुना कि वह किसी से बात कर रही थी। नहीं, यहां कोई नहीं है, उसने कहा। हम केवल एक छोटा सा परिवार हैं। हमें एक आदमी की तलाश है। एक गहरी आवाज आई। वह घायल है और शायद यहां आया हो। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। यह कर्नल की आवाज थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पिता की बातें याद की। विक्रम, मुश्किल में हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन उस पल मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। कर्नल लायसेंडर स्टार्क की गहरी, ठंडी आवाज मेरे कानों में चाकू की तरह चुभ रही थी। मैं अलमारी के पीछे दुबका हुआ था। मेरी सांसें रुकी हुई थीं और मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। फार्मा हाउस की वह दयालु महिला जिसने मुझे शरण दी थी, कर्नल से बात कर रही थी। नहीं, यहां कोई नहीं है, उसने फिर कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप सुनाई दे रही थी। आप गलत जगह पर हैं। हमें यकीन है कि वह यहां कहीं है। एक दूसरी आवाज आई। ये फर्ग्यूसन की थी। उसका लहजा उतना ही खतरनाक था जितना कर्नल का। हमें बस एक नजर डालने दीजिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पिता की बातें याद की। विक्रम, जब खतरा सामने हो तो हिम्मत और चतुराई ही तुम्हारा रास्ता दिखाएंगी। लेकिन उस पल मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरा दाहिना अंगूठा, जो हाइड्रोलिक प्रेस की चपेट में बुरी तरह घायल हो चुका था, अब भी दर्द दे रहा था। डॉक्टर मॉरिसन ने इसे साफ करके पट्टी बांधी थी, लेकिन खून फिर से रिसने लगा था और मेरे कपड़े उसे लथपथ हो रहे थे। मेरी जेब में वह धातु का टुकड़ा, वह नकली सिक्का, अब मेरे लिए एक भारी बोझ की तरह लग रहा था। यह मेरे पास एकमात्र सबूत था कि मैंने क्या देखा था, लेकिन यह मेरी जान का दुश्मन भी बन सकता था। मैंने अलमारी के पीछे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। महिला अब भी कर्नल और फर्ग्यूसन से बहस कर रही थी। मैंने कहा ना, यहां कोई नहीं है, उसने दृढ़ता से कहा। आप मेरे घर में बिना इजाजत नहीं घुस सकते। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कर्नल की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और ठंडी। हमें जो चाहिए वह हमें मिलेगा, मिसेस। बेहतर होगा कि आप रास्ते से हट जाएं। मेरे मन में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैं समझ गया कि अब समय खत्म हो रहा था। अगर मैं यहां रुका तो वे मुझे ढूंढ लेंगे। मुझे भागना था, लेकिन कहां? रेलिंग स्टेशन वापस जाना खतरनाक था और लंदन अभी भी मीलों दूर था। फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे इस फार्म हाउस से निकलना था, और वह भी जल्दी। मैंने धीरे से अलमारी के पीछे से झांका। कमरे की खिड़की अब भी थोड़ी खुली थी, वही खिड़की जिससे मैं रात में मकान से भागा था। यह मेरा एकमात्र रास्ता था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। मेरा घायल अंगूठा हर कदम पर दर्द दे रहा था, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। मेरे पास समय नहीं था। खिड़की तक पहुंचकर मैंने बाहर देखा। धुंध अब भी जंगल पर छाई थी, लेकिन सुबह की रोशनी ने इसे थोड़ा हल्का कर दिया था। मैंने देखा कि कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी फार्म हाउस के मुख्य दरवाजे पर थे और महिला उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। यह मेरा मौका था। मैंने खिड़की से बाहर छलांग लगाई और जमीन पर गिरा। दर्द की एक तेज लहर मेरे अंगूठे से पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपने कोट को कसकर लपेटा और जंगल की ओर भागा। जंगल की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मेरे कदमों की आवाज पत्तियों पर चरमराहट पैदा कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। फार्म हाउस अब धुंध में धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन तभी मुझे कर्नल की चीख सुनाई दी। वह भाग रहा है,
उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। वे मेरे पीछे थे। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और दौड़ना जारी रखा। मेरा शरीर थकान से चूर था और मेरा अंगूठा अब इतना सूज चुका था कि मुझे लग रहा था कि मैं इसे खो दूंगा। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने अपने मन में एक मंजिल तय की थी, रेलिंग स्टेशन। अगर मैं वहां पहुंच गया तो शायद मैं लंदन की ट्रेन पकड़ सकता था और लंदन में शायद मुझे शर्लक होम्स मिल सकता था। मैंने उनके बारे में सुना था, वह जासूस जो असंभव रहस्यों को सुलझा देता था। अगर कोई मेरी मदद कर सकता था तो वह वहीं थे। जंगल का रास्ता उबड़ खाबड़ था और मेरे पैर बार बार कांटों और झरों से टकरा रहे थे। एक बार मैं इतनी जोर से गिरा कि मेरा सिर एक पत्थर से टकरा गया। मेरे माथे से खून बहने लगा, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया। मैंने अपने पिता की बातें फिर से याद की। विक्रम, मुश्किलें तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें जीतना होगा। मैंने अपने आप को संभाला और फिर से दौड़ना शुरू किया। कुछ देर बाद मुझे एक छोटी सी सड़क दिखाई दी। यह कोई बड़ा रास्ता नहीं था, लेकिन यह जंगल से बाहर निकलने का एक संकेत था। मैंने सड़क के किनारे चलना शुरू किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह मुझे रेलिंग स्टेशन की ओर ले जाएगा। लेकिन तभी मुझे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर अब जवाब दे रहा था। मैं जमीन पर बैठ गया, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। टापों की आवाज नजदीक आ रही थी। मैंने झाड़ी के बीच से झांका। यह एक घोड़ा गाड़ी थी, लेकिन उसमें कर्नल या फर्ग्यूसन नहीं थे। यह एक साधारण गाड़ी थी जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। मेरे मन में एक क्षण के लिए राहत आई, लेकिन मैं अभी भी सावधान था। मैंने गाड़ी वाले को आवाज दी, कृपया रुकिए। वह रुक गया और मुझे देखा। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी। लड़के, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, उसने कहा। क्या हुआ? मुझे रेलिंग स्टेशन जाना है, मैंने हांफते हुए कहा। कृपया मुझे वहां ले चलिए। वह कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, ऊपर चढ़ो, लेकिन पहले यह बता, तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने फिर से आधा सच बोला। मैं एक दुर्घटना में फंस गया, मुझे लंदन जाना है। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं गाड़ी में चढ़ गया और वह चलने लगी। मेरे अंगूठे का दर्द अब असहनीय हो रहा था और मेरा माथा भी खून से सना था। लेकिन मैंने अपनी जेब में उस धातु के टुकड़े को छुआ। यह अब भी मेरे पास था। यह मेरा सबूत था और शायद मेरी जान बचाने का एकमात्र रास्ता। गाड़ी धीरे धीरे रेलिंग स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब धुंध में गायब हो रहा था, लेकिन मेरे मन में एक डर अभी भी था। क्या कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी मेरे पीछे थे? और अगर मैं लंदन पहुंच गया तो क्या मैं सुरक्षित रहूंगा? मैंने अपने मन में शर्लक होम्स का नाम दोहराया। वह मेरी आखिरी उम्मीद थे। घोड़ा गाड़ी की चरमराहट और घोड़ों की टापों की आवाज मेरे कानों में एक अजीब सा संगीत बन रही थी, लेकिन मेरे मन को कोई सुकून नहीं मिल रहा था। मैं उस बूढ़े गाड़ी वाले के बगल में बैठा था। मेरा घायल अंगूठा मेरे कोट की आस्तीन में लिपटा हुआ था और मेरा माथा खून और पसीने से सन्ना था। हर बार जब गाड़ी किसी गड्ढे से गुजरती, मेरे अंगूठे में दर्द की एक तेज लहर दौड़ जाती और मैं अपने दांत कसकर उस दर्द को सहने की कोशिश करता। लेकिन मेरे मन में एक ही विचार बार बार गूंज रहा था, मुझे लंदन पहुंचना था। अगर मैं वहां पहुंच गया तो शायद मैं शर्लक होम्स को ढूंढ सकूं और वह मेरी इस भयावह स्थिति से निकालने में मेरी मदद कर सके। बूढ़ा गाड़ी वाला चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार मेरी ओर उठ रही थीं। लड़के, तुम किसी मुसीबत में हो, है ना? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी चिंता थी। मैंने एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या मैं उसे सच बता सकता था? लेकिन मेरे पास अब और झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा, मैं कुछ खतरनाक लोगों से भाग रहा हूं। मुझे रेलिंग स्टेशन तक पहुंचना है और वहां से लंदन। वह कुछ देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम किसी बड़े जाल में फंस गए हो। स्टेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। उसके शब्दों में एक अजीब सी सांत्वना थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी जेब में उस धातु के टुकड़े को छुआ। यह अब भी मेरे पास था, वह नकली सिक्का जो कर्नल लायस सेंडर स्टार्क
और मिस्टर फर्ग्यूसन के अपराध का सबूत था। लेकिन यह सबूत मेरे लिए एक खतरा भी था। अगर वे मुझे ढूंढ लेते तो वे इसे मुझसे छीन लेते, और शायद मेरी जान भी। गाड़ी धीरे धीरे रेलिंग स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। सुबह की धुंध अब छोंट रही थी और सूरज की किरणें जंगल के पैरों को सुनहरा बना रही थीं। लेकिन मेरे लिए यह सुंदरता कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे मन में केवल एक डर था, क्या कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी मेरे पीछे थे? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। फिर भी मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हुई। जब हम रेलिंग स्टेशन पहुंचे तो सूरज पूरी तरह उग चुका था। स्टेशन पर कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैंने गाड़ी वाले को धन्यवाद दिया और जल्दी से गाड़ी से उतर गया। मेरा अंगूठा अब इतना सूज चुका था कि मैं उसे हिला भी नहीं सकता था, और मेरे कपड़े खून और गंदगी से सने थे। मैं स्टेशन के टिकट काउंटर की ओर बढ़ा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी जेब टटोली। वह 10 पाउंड का नोट जो कर्नल ने मुझे अग्रिम के रूप में दिया था, अब भी मेरे पास था। मैंने एक टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगा। ट्रेन लंदन के लिए थी और कुछ ही मिनटों में छूटने वाली थी। मैंने अपने आसपास देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्नल या फर्ग्यूसन कहीं नहीं थे। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर था। वे कहीं भी हो सकते थे। शायद वे भी इसी ट्रेन में सवार होने की योजना बना रहे थे। ट्रेन की सीटी बजी और मैं जल्दी से एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था, सिवाय एक बूढ़ी औरत और एक छोटे बच्चे के। मैं खिड़की के पास बैठ गया और अपने कोट को अपने घायल अंगूठे के चारों ओर लपेट लिया। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ी और मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। मैं रेलिंग से दूर जा रहा था, उस भयावह मकान से, उस हाइड्रोलिक प्रेस से और उन 2 लोगों से जो मेरी जान के पीछे पड़े थे। लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां प्लेटफॉर्म पर एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था, जिसका काला कोट मुझे बहुत परिचित लगा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। यह कर्नल स्टार्क था। वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मैंने जल्दी से अपना चेहरा खिड़की से हटाया और अपने कोट में सिकुड़ गया। क्या बात है बेटा? बूढ़ी औरत ने पूछा, जो मेरे सामने बैठी थी। उसकी आवाज में चिंता थी। कुछ नहीं, मैंने हकलाते हुए कहा। बस थोड़ा ठंड लग रही है। वह मुझे घूरती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। ट्रेन फिर से चल पड़ी और मैंने धीरे से खिड़की से झांका। कर्नल अब प्लेटफॉर्म पर नहीं था। क्या वह ट्रेन में चढ़ गया था? मैंने अपने डिब्बे के दरवाजे की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह अंदर नहीं आएगा। ट्रेन की गति अब तेज हो गई थी और मैंने अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। मुझे लंदन पहुंचकर सबसे पहले शर्लक होम्स को ढूंढना था। मैंने उनके बारे में कुछ अखबारों में पढ़ा था। वह बेकर स्ट्रीट पर रहते थे और उनकी बुद्धिमानी और रहस्य सुलझाने की कला की कहानियां मशहूर थीं। लेकिन क्या वह मेरी मदद करेंगे? मैं एक साधारण इंजीनियर था और मेरे पास उनके लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। फिर भी मेरे पास वह धातु का टुकड़ा था, वह नकली सिक्का जो शायद उनकी रुचि जगा सकता था। मैंने अपनी जेब से उस टुकड़े को निकाला और उसे ध्यान से देखा। यह एक सिक्के जैसा था, लेकिन इसकी बनावट और निशान सामान्य नहीं थे। यह निश्चित रूप से नकली था और यह उस हाइड्रोलिक प्रेस से बना था। मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या कर्नल और फर्ग्यूसन कोई बड़ा अपराधी गिरोह चला रहे थे? और अगर हां, तो क्या मैंने अनजाने में उनके रहस्य को उजागर कर दिया था? ट्रेन अब लंदन के करीब पहुंच रही थी। मैंने अपने अंगूठे को देखा। पट्टी फिर से खून से भीग चुकी थी। मुझे एक डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे सुरक्षा चाहिए थी। मैंने अपने पिता की बातें फिर से याद की। विक्रम, मुश्किल वक्त में साहस और बुद्धि ही तुम्हारा साथ देते हैं। मैंने अपने आप को ताकत दी और फैसला किया कि मैं बेकर स्ट्रीट जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ट्रेन पैडिंगटन स्टेशन पर रुकी तो मैं जल्दी से उतर गया। स्टेशन पर भीड़ थी और मैंने अपने कोट का कॉलर ऊपर करके अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। मैंने एक हैंडसम कैब ली और ड्राइवर को बेकर स्ट्रीट का पता दिया। जैसे ही कैब चलने लगी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई मुझे नहीं देख रहा था, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक डर था। क्या मैं वाकई कर्नल और फर्ग्यूसन से बच निकला था, या यह सिर्फ एक छलावा था और वे अभी भी मेरे पीछे थे?
मैंने अपनी जेब में उस धातु के टुकड़े को कसकर पकड़ा। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती। लंदन की सड़कों पर हैंडसम कैब की रफ्तार मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी। मेरा दाहिना अंगूठा, जो हाइड्रोलिक प्रेस की चपेट में बुरी तरह घायल हो चुका था, अब इतना सूज गया था कि मैं उसे हिला भी नहीं सकता था। मेरे कोट की आस्तीन खून से लथपथ थी और मेरा चेहरा थकान, डर और पसीने से सना हुआ था। लेकिन मेरे मन में एकमात्र विचार था, मुझे शर्लक होम्स को ढूंढना था। मैंने उनके बारे में अखबारों में पढ़ा था, उनकी बुद्धिमानी और रहस्य सुलझाने की कला की कहानियां सुनी थी। अगर कोई मुझे इस भयावह जाल से निकाल सकता था, तो वह वहीं थे। कैब बेकर स्ट्रीट पर रुकी। मैंने ड्राइवर को वह 10 पाउंड का नोट दिया जो कर्नल लाइसेंडर स्टार्क ने मुझे अग्रिम के रूप में दिया था। मेरे पास और कोई पैसा नहीं था और यह विचार मेरे मन में एक कड़वी सच्चाई की तरह चुभा। मैंने कैब से उतरकर सामने की इमारत को देखा। यह एक साधारण पुरानी इमारत थी जिसके दरवाजे पर एक छोटा सा तख्ती थी, 221 बी। यही वह जगह थी। मैंने अपने घायल अंगूठे को अपने कोट से दबाया और दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे मन में एक अजीब सा डर था। क्या कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी मेरे पीछे थे? मैंने पीछे मुड़कर सड़क को देखा। सड़क पर कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन कोई परिचित चेहरा नहीं था। फिर भी मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला सामने खड़ी थी। उसने मुझे देखा, मेरे फटे हुए कपड़े, मेरा खून से सना कोट और मेरा थका हुआ चेहरा। हाय भगवान, उसने कहा, आपके साथ क्या हुआ? मुझे मिस्टर शर्लक होम्स से मिलना है, मैंने कमजोर आवाज में कहा। कृपया, यह बहुत जरूरी है। वह मुझे एक पल तक घूरती रही, फिर मुझे अंदर आने का इशारा किया। ऊपर आइए, उसने कहा, लेकिन मिस्टर होम्स इस समय व्यस्त हो सकते हैं। मैंने चरमराती सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम पर अपने अंगूठे के दर्द को सहते हुए। महिला ने मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाया, जो किताबों, कागजों और अजीब से वैज्ञानिक उपकरणों से भरा हुआ था। कमरे में एक तेज तंबाकू की गंध थी और एक कोने में एक आदमी बैठा था जो एक पाइप पी रहा था। उसका चेहरा लंबा और पतला था, उसकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। मैं तुरंत समझ गया, ये शर्लक होम्स थे। मिस्टर होम्स? मैंने संकोच के साथ पूछा। वह धीरे से उठा और मेरी ओर देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे घायल अंगूठे पर रुकी। आप विक्रम हथिरमानी हैं, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। मैं चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने पूछा। वह हल्के से मुस्कुराया। आपके कपड़ों पर तेल के दाग, आपके बैग में औजारों की हल्की सी खनक और वह घायल अंगूठा, यह सब एक इंजीनियर की कहानी बताता है। और आपका नाम, खैर, वह आपके कोट की जेब से झांक रहे उस कागज पर लिखा हुआ है। मैंने अपनी जेब की ओर देखा। वह गोपनीयता समझौता जो कर्नल ने मुझे हस्ताक्षर करने को दिया था, अब भी वहां था। मैंने शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन साथ ही राहत भी। यह आदमी वाकई वैसा था जैसा मैंने सुना था। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैंने कहा, और मेरी आवाज में डर और हताशा साफ झलक रही थी। मैं एक भयानक मुसीबत में हूं। बैठिए, होम्स ने कहा और मुझे एक कुर्सी की ओर इशारा किया। और शुरू से सब कुछ बताइए। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि कैसे कर्नल स्टार्क मेरे कार्यालय में आया था, कैसे उसने मुझे रेलिंग ले जाया और कैसे मैंने उस हाइड्रोलिक प्रेस को ठीक किया था। मैंने उस धातु के टुकड़े के बारे में बताया जो मुझे तहखाने में मिला था और कैसे मैंने महसूस किया कि यह मशीन नकली सिक्के बना रही थी। मैंने अपनी चोट के बारे में बताया और कैसे मैं उस मकान से भागा था। और आखिर में मैंने उन्हें बताया कि कर्नल और फर्ग्यूसन अभी भी मेरे पीछे हो सकते हैं। होम्स ने मेरी बात चुपचाप सुनी। उसका पाइप अब भी उसके हाथ में था। जब मैंने अपनी जेब से वह धातु का टुकड़ा निकाला और उसे मेज पर रखा, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने टुकड़े को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह निश्चित रूप से एक नकली सिक्का है, उसने कहा, और बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है मिस्टर हथिरमानी। आप एक बड़े गिरोह के चक्कर में पड़ गए हैं। मेरे मन में एक अजीब सी राहत थी। आखिरकार कोई मेरी बात पर विश्वास कर रहा था, लेकिन साथ ही डर भी था। तो अब मैं क्या करूं? मैंने पूछा। वे मेरे पीछे हैं
और मेरा अंगूठा, मुझे नहीं पता कि मैं इसे बचा पाऊंगा या नहीं। होम्स ने मेरे अंगूठे की ओर देखा। यह गंभीर है, उसने कहा, लेकिन पहले हमें आपकी जान की चिंता करनी होगी और फिर इस अपराध को उजागर करना होगा। उसने दरवाजे की ओर पुकारा, वॉटसन, क्या आप यहां आ सकते हैं? कमरे में एक और आदमी दाखिल हुआ जिसकी उम्र शायद 30 के आसपास थी। उसका चेहरा दोस्ताना था, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। यह मेरे मित्र और सहयोगी डॉक्टर वॉटसन हैं, होम्स ने कहा। वह आपके अंगूठे को देखेंगे। डॉक्टर वॉटसन ने मेरे अंगूठे की जांच शुरू की। यह बहुत बुरा है, उन्होंने कहा। आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन मैं इसे अभी साफ कर सकता हूं और एक बेहतर पट्टी बांध सकता हूं। जब वॉटसन मेरे अंगूठे को साफ कर रहे थे, होम्स उस धातु के टुकड़े को देख रहा था। यह एक जटिल मामला है, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे सुलझा सकते हैं। मिस्टर हथिरमानी, क्या आप उस मकान का सटीक पता बता सकते हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा। यह रेलिंग के पास था, एक पुराना मकान, जंगल के बीच में, लेकिन मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ। होम्स ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, हमारे पास यह सिक्का है और यह एक शुरुआत है, लेकिन आपको सुरक्षित रहना होगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहां मेरे साथ रहें जब तक हम इस मामले की तह तक न जाएं। मैंने राहत की सांस ली। पहली बार मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूं, लेकिन तभी खिड़की के पास से एक हल्की सी आवाज आई। मैंने चौंक कर बाहर देखा। सड़क पर एक काला कोट पहने एक आदमी खड़ा था जो मुझे घूर रहा था। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। क्या यह कर्नल था? मैंने होम्स की ओर देखा। क्या बात है? उसने पूछा, मेरे चेहरे के भाव पड़ते हुए। वह वह बाहर है, मैंने फुसफुसाया। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। होम्स खिड़की की ओर गया और बाहर देखा। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। वॉटसन, अपनी रिवॉल्वर तैयार रखो, उसने कहा। यह रात अभी खत्म नहीं हुई है। शर्लक होम्स की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। वॉटसन, अपनी रिवॉल्वर तैयार रखो, उन्होंने कहा, और उनकी नजरें खिड़की से बाहर सड़क पर टिकी थीं। मैं 221 बी बेकर स्ट्रीट के उस छोटे से कमरे में बैठा था। मेरा घायल अंगूठा अब भी दर्द दे रहा था और मेरा मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। बाहर खड़ा वह काला कोट वाला आदमी, क्या वह कर्नल लाइसेंडर स्टार्क था या यह मेरे डर का एक और वहम था? मैंने अपनी जेब में उस धातु के टुकड़े को छुआ। वह नकली सिक्का जो मेरे इस भयावह रोमांच का एकमात्र सबूत था। होम्स खिड़की से हटे और मेरी ओर मुड़े। मिस्टर हथिरमानी, आपको शांत रहना होगा, उन्होंने कहा। अगर वे लोग आपको ढूंढने यहां तक आ गए हैं, तो यह मामला जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर वॉटसन, जो मेरे अंगूठे की पट्टी बांध चुके थे, अब अपने कोट की जेब से एक रिवॉल्वर निकाल रहे थे। उनकी आंखों में एक सतर्कता थी, जैसे वे किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हों। होम्स, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? उन्होंने पूछा। अभी नहीं, होम्स ने जवाब दिया। पहले हमें यह पता करना होगा कि हम किसके खिलाफ हैं। मिस्टर हथिरमानी, उस मकान के बारे में मुझे और बताइए। कोई छोटी सी बात, कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो, कुछ भी जो हमें उस जगह तक ले जा सके। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस भयावह रात को याद करने की कोशिश की। वह मकान रेलिंग के पास था, मैंने कहा। जंगल के बीच में एक पुराना जीर्ण शीर्ण ढांचा। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पैर थे। तहखाने में वह हाइड्रोलिक प्रेस थी और वहां एक अजीब सी गंध थी, धातु और तेल की। होम्स ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उनकी उंगलियां उस धातु के टुकड़े को मेज पर टटोल रही थीं। और उस मकान का रास्ता? उन्होंने पूछा। क्या आपको कोई सड़क, कोई निशान याद है? मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, एक उबड़ खाबड़ सड़क थी जो स्टेशन से जंगल की ओर जाती थी और मकान के पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कुछ पुराने फूलों के गमले थे। मैंने एक पल रुककर सोचा, और हाँ, मकान के दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई पुराना प्रतीक, शायद एक फूल या कोई ज्यामितीय आकृति। होम्स की आंखें चमक उठी। यह उपयोगी है, उन्होंने कहा। वॉटसन, मुझे लगता है कि हमारा अगला कदम रेलिंग जाना होगा, लेकिन पहले हमें मिस्टर हथिरमानी को सुरक्षित रखना होगा। मुझे सुरक्षित रखना? मैंने चौंक कर पूछा। लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। मुझे इस मामले को खत्म करना है।
होम्स ने मुझे एक लंबी तीखी नजर से देखा। आपके साहस की मैं सराहना करता हूं, लेकिन आपकी हालत ठीक नहीं है। आपका अंगूठा गंभीर रूप से घायल है, और अगर मेरी आशंका सही है तो ये लोग, कर्नल स्टार्क और उनका साथी, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनके शब्दों ने मेरे मन में एक ठंडी सिहरन पैदा की। मैंने अपने पिता की बातें याद की। विक्रम, साहस का मतलब बेवकूफी नहीं है। सही समय पर पीछे हटना भी एक ताकत है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटना चाहता था। मैंने बहुत कुछ सहा था, और अब मैं इस अपराध को उजागर करना चाहता था। मैं आपके साथ रहूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। यह मेरा मामला है। मैंने उस मशीन को देखा, मैंने उस सिक्के को पाया। मैं इसे यहीं नहीं छोड़ सकता। होम्स ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। ठीक है मिस्टर हथिरमानी, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी, और सबसे पहले हमें आपके अंगूठे का इलाज करवाना होगा। वॉटसन, क्या आप इन्हें अस्पताल ले जा सकते हैं? वॉटसन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अगर वे लोग बाहर हैं तो हमें गुप्त रूप से निकलना होगा। होम्स ने खिड़की की ओर फिर से देखा। वह आदमी अब वहां नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सुरक्षित हैं। वॉटसन, आप और मिस्टर हथिरमानी पीछे के दरवाजे से निकले। मैं यहां से कुछ चीजें जांचूंगा। मैंने होम्स की ओर देखा। आप क्या जांचने जा रहे हैं? उस सिक्के को, उन्होंने जवाब दिया, और उस धातु के टुकड़े को अपनी जेब में डाल लिया। यह हमें उस गिरोह तक ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। आप वॉटसन के साथ रहें, और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। वॉटसन ने मुझे अपने साथ पीछे के दरवाजे की ओर ले जाया। हम एक तंग गलियारे से गुजरे, जो एक छोटे से आंगन में खुलता था। वहां से हम एक गली में निकले, जो बेकर स्ट्रीट से कुछ दूरी पर थी। वॉटसन ने एक हैंडसम कैब रोकी और मुझे उसमें बैठाया। हम पहले अस्पताल जाएंगे, उन्होंने कहा, और फिर देखेंगे कि होम्स क्या योजना बनाता है। अस्पताल में एक डॉक्टर ने मेरे अंगूठे की फिर से जांच की। उन्होंने कहा कि चोट बहुत गंभीर थी, और शायद मुझे अपना अंगूठा खोना पड़ सकता था। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा दुख उमड़ा। मेरा पूरा करियर मेरे हाथों पर निर्भर था, और अब यह सब खतरे में था। लेकिन मैंने अपने डर को दबाया। मेरे पास अभी एक बड़ा मकसद था, उस अपराधी गिरोह को उजागर करना। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो वॉटसन ने मुझे एक छोटे से गेस्ट हाउस में ले जाया, जो बेकर स्ट्रीट से कुछ दूरी पर था। यहां आप सुरक्षित रहेंगे, उन्होंने कहा। होम्स जल्द ही हमसे संपर्क करेगा। मैंने उस गेस्ट हाउस के छोटे से कमरे में रात बिताई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं उस धातु के टुकड़े के बारे में सोच रहा था, जो अब होम्स के पास था। क्या वह वाकई उस गिरोह तक पहुंच सकता था? और कर्नल स्टार्क, क्या वह अभी भी मेरे पीछे था? मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर था। अगली सुबह होम्स का एक संदेश आया। वॉटसन ने मुझे एक कागज दिखाया, जिस पर लिखा था, रेलिंग के लिए तैयार रहें। सिक्के ने हमें एक सुराग दिया है। आज रात हम उस मकान की तलाश करेंगे। मेरे मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। यह खतरे से भरा रास्ता था, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। मैंने अपने पिता की बातें फिर से याद की। विक्रम, सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह हमेशा जीतता है। मैंने अपने आप को तैयार किया। आज रात मैं उस रहस्य की तह तक जाने वाला था, या शायद उसमें हमेशा के लिए खो जाने वाला था। रात का अंधेरा फिर से मेरे चारों ओर छा रहा था, जैसे उस भयावह रात की तरह जब मैं पहली बार उस पुराने मकान में गया था। मैं, शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन एक घोड़ा गाड़ी में रेलिंग की ओर बढ़ रहे थे, जंगल के उसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता था। मेरा दाहिना अंगूठा, जो हाइड्रोलिक प्रेस की चपेट में बुरी तरह घायल हो चुका था, अब एक मोटी पट्टी में लिपटा था, लेकिन दर्द अभी भी मेरे शरीर को चीर रहा था। मेरे मन में डर और उत्तेजना का एक अजीब मिश्रण था। आज रात यह सब खत्म होने वाला था। या तो मैं उस अपराधी गिरोह को उजागर कर दूंगा, या शायद मैं इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। होम्स शांत बैठे थे। उनकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, जैसे वह हर पैर, हर छाया को पढ़ रहे हों। वॉटसन के हाथ में उनकी रिवॉल्वर थी, और उनकी नजरें बार बार मेरी ओर उठ रही थीं। आप ठीक हैं मिस्टर हथिरमानी? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। हाँ, मैंने जवाब दिया, हालांकि मेरा गला सूखा हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम वह मकान कैसे ढूंढेंगे। वह प्रतीक जो आपने बताया था, होम्स ने कहा।
उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। वह फूल जैसा निशान। मैंने रेलिंग के आसपास के कुछ पुराने मकानों की जांच की थी। मुझे लगता है कि मुझे वह जगह मिल गई है। मेरे मन में एक अजीब सी राहत थी। होम्स की बुद्धिमानी पर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर था। कर्नल लायसेंडर स्टार्क और मिस्टर फर्ग्यूसन, वे दोनों खतरनाक थे, और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो क्या होगा? मैंने अपनी जेब में उस गोपनीयता समझौते के कागज को छुआ, जो अब मेरे लिए केवल एक दुखद याद था। गाड़ी एक मोड़ पर रुकी और होम्स ने गाड़ी वाले को इशारा किया कि वह रुक जाए। हम उतर गए और सामने वही पुराना मकान था। वही काली पड़ चुकी दीवारें, वही ऊंचे ऊंचे पैर और वही डरावना सन्नाटा। लेकिन अब कुछ अलग था। मकान की खिड़कियां अंधेरी थीं और चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। क्या यह वही मकान था जहां मैंने वह भयावह रात बिताई थी? यह वही जगह है, मैंने फुसफुसाया। मेरी नजरें दरवाजे पर उस फूल जैसे निशान पर टिकी थीं। होम्स ने सिर हिलाया। सावधान रहें, उन्होंने कहा। हमें नहीं पता कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर तैयार की और हम धीरे धीरे मकान के दरवाजे की ओर बढ़े। होम्स ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वह खुला हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह एक जाल था? हम अंदर दाखिल हुए और वह अजीब सी गंध धातु और तेल की फिर से मेरे नथुनों में समा गई। मकान का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही था जैसा मैंने याद किया था। पुराने चित्र, चरमराती सीढ़ियां और वह भयावह सन्नाटा। होम्स ने अपनी लालटेन जलाई और हमें तहखाने की ओर ले गए। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपने डर को दबाया। मेरे पिता की बातें मेरे मन में गूंजी। विक्रम, सच का सामना करने से मत डरना। तहखाने का लोहे का दरवाजा अब भी वहीं था, लेकिन वह आधा खुला था। होम्स ने हमें रुकने का इशारा किया और दरवाजे के पीछे झांका। यहां कोई नहीं है, उन्होंने फुसफुसाया, लेकिन कुछ गड़बड़ है। हम तहखाने में दाखिल हुए। वहां वह हाइड्रोलिक प्रेस अब भी खड़ा था, लेकिन अब वह चुप था। मशीन के चारों ओर धातु के टुकड़े बिखरे हुए थे। वही नकली सिक्के, लेकिन कुछ और भी था। फर्श पर गहरे रंग के धब्बे थे और दीवार पर कुछ जलने के निशान थे। यह आग की वजह से है, होम्स ने कहा, और उन्होंने लालटेन को दीवार के पास ले जाकर जांच की। जब आप भागे थे मिस्टर हथिरमानी, तो शायद मशीन में कोई खराबी हो गई थी। मैंने उस रात को याद किया। वह धुआं, वह चीखें। लेकिन कर्नल और फर्ग्यूसन, मैंने पूछा, क्या वे बच गए? होम्स ने जवाब देने से पहले तहखाने को और जांचा। यहां कोई नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे भाग गए। तभी हमें बाहर से एक आवाज सुनाई दी, किसी के कदमों की। वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और होम्स ने हमें एक कोने में छिपने का इशारा किया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वह पूरे तहखाने में गूंज रही थी। दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। यह कर्नल स्टार्क था। उसका चेहरा अब और भी पीला और डरावना लग रहा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और उसकी आंखें तहखाने में इधर उधर घूम रही थीं। मैं जानता था कि तुम वापस आओगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जंगली क्रोध था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हथिरमानी। होम्स ने अचानक आगे कदम बढ़ाया। हथियार नीचे करो कर्नल, उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कर्नल ने होम्स की ओर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम शर्लक होम्स है, उन्होंने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे इस नकली सिक्कों के धंधे को खत्म करने आया हूं। तभी एक और छाया दरवाजे पर दिखाई दी। यह फर्ग्यूसन था। उसने भी एक हथियार उठा रखा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वॉटसन ने अपनी रिवॉल्वर से हवा में एक गोली चलाई। हथियार नीचे, उन्होंने चिल्लाया। कर्नल और फर्ग्यूसन ने एक दूसरे की ओर देखा और एक पल के लिए मुझे लगा कि वे लड़ेंगे, लेकिन फिर कर्नल ने अपना हथियार नीचे कर दिया। तुम जीत गए, उसने कहा। उसकी आवाज में हार थी। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह मकान अब खाली है। होम्स ने तहखाने की ओर इशारा किया। यह खाली नहीं है कर्नल। ये सिक्के, ये मशीन, ये सब तुम्हारे अपराध के सबूत हैं। वॉटसन ने दोनों को हथकड़ी लगाने के लिए स्थानीय पुलिस को बुलाया, जो होम्स के संदेश पर पहले से ही रेलिंग में थी। कर्नल और फर्ग्यूसन को हिरासत में ले लिया गया और मकान की तलाशी शुरू हुई। पुलिस ने नकली सिक्कों के ढेर, कुछ कागजात और उस हाइड्रोलिक प्रेस को जब्त कर लिया। जब हम मकान से बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं।
मैंने अपने घायल अंगूठे को देखा। यह अब मेरे लिए एक दुखद याद बन चुका था, लेकिन साथ ही एक जीत का प्रतीक भी। मैंने होम्स की ओर देखा। शुक्रिया, मैंने कहा। आपके बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। यह मेरा काम है मिस्टर हथिरमानी, लेकिन आपका साहस भी कम नहीं था। लंदन वापस लौटने पर मेरे अंगूठे का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। मेरा करियर अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने पिता की बातें याद रखी। विक्रम, जिंदगी की हर मुश्किल एक नई शुरुआत लाती है। कर्नल स्टार्क और फर्ग्यूसन को उनके अपराधों के लिए सजा मिली। नकली सिक्कों का धंधा खत्म हो गया और मैंने अपनी कहानी को एक सबक की तरह लिया। मैं अब भी एक इंजीनियर हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हर अवसर के पीछे एक खतरा हो सकता है, और जब तक मेरे पास साहस और सच है, मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की मजेदार और रोमांचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका अपना रात राजा।